नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। देखिए, भारत के भूगोल में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर का नाम था हमारा भारत का प्राकृतिक भूगोल। भारत की जो फिजियोग्राफी थी वो हम पढ़ रहे थे। अब ये जो प्राकृतिक भूगोल है इसको हमने 5 भागों में बांटा था और 5 में से सबसे पहला जो भाग है ये हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के जो पर्वत हैं, नदर्न माउंटेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नदर्न माउंटेन में हम हिमालय पढ़ेंगे बेसिकली। तो हिमालय के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति के बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं उनकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, तो वो काल भी हम समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की प्रत्येक एक एक श्रेणी को हम स्टडी करेंगे। और आज हम सबसे पहले जो निर्मित हुई पर्वत श्रेणी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स की बात करें, यानी कि उत्तर भारत के जो पर्वत हैं उनका जो जटिल स्वरूप अगर उसको समझा जाए तो देखिए, एक है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। फिर हिमालय का निर्माण हुआ। अब इस हिमालय को भी पर्वत श्रेणियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ग्रेट हिमालय जो सबसे ज्यादा ऊंची है, मिड हिमालय जो बीच में पाई जाती है, शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिण में पाई जाती है, और फिर लास्ट में पूर्वोत्तर हिमालय आएगा। ठीक है। तो पूर्वोत्तर हिमालय जो कि भारत के यहाँ पर पूर्वी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हिमालय का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय को समझना हमारा आज का मुख्य ये विषय है। ठीक। तो हेडिंग लगा लेनी है आपको। हेडिंग लगा लो सभी। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में समझेंगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण आप सभी जानते हैं। निर्माण कैसे हुआ है? जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से जब टकराई तो उस समय टेथी सागर के जो अवसाद है उनका वलन हुआ। तो उस वलन के कारण ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए, यहाँ पर है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ है यूरेशियन प्लेट है या एशियन प्लेट। ठीक। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ गति कर रही थी तो उस समय, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये यूरेशियन प्लेट है, मोटी है, ज़्यादा लंबी है। इंडियन प्लेट छोटी है, पतली है। तो छोटी है, पतली है, तो वो नीचे धसेगी। ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी तो ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी। तो नीचे जाएगी तो एक ऐसा क्षेत्र आएगा, जब ये नीचे जाते जाते ये जो चट्टाने हैं वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर मैग्मा है, जहां पर लावा है। ठीक। तो लावा क्या करेगा? इन चट्टानों को गला देगा, गला करके फिर से ऊपर की तरफ फेंकेगा यहाँ पर। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी तो वो धीरे धीरे नीचे धस रही थी, जिसके कारण छोटी छोटी ज्वालामुखी क्रियाएं भी हो रही थी। ठीक। तो ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे, गहराई में जाते हैं हम तो वहां पर ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया के अवशेष भी वहां पर मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ गति कर रही थी तो इंडियन प्लेट यूरेशियन यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही थी, उसका क्षेपण हो रहा था, उसका सबडक्शन हो रहा था। ठीक। जिस वजह से वहां पर थोड़ी बहुत ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जो कि आज भी ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई है इसके ऊपर फिर टेथी सागर के अवसादों का वलन हो गया। तो फिर वहां पर वलित पर्वतों का भी निर्माण हो गया। तो वलित पर्वत और ज्वालामुखी क्रियाएं वहां पर मिक्स हो गई। तो ज्वालामुखी क्रियाएं दिखती नहीं है लेकिन वहां पर पाई जाती हैं। आप जब वलित पर्वतों को खोद करके देखेंगे तो नीचे पाएंगे कि कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये चीज, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ है? इयोसीन काल में हुआ है। जिस समय प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट का निर्माण हो रहा था, ठीक उसी समय उत्तरी भारत में ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा था। तो दोनों का काल सेम है। दोनों का काल क्या है? सेम है। ठीक। ट्रांस हिमालय में जीवाश्म उपस्थित होते हैं। हिमालय में आप देखेंगे तो यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए, जब हम भारत का भूगर्भीय इतिहास पढ़ रहे थे, आपको पता होगा जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक, तो उस समय हमने देखा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म सबसे पहले उपस्थित पाए गए, देखने को मिले। और भारत का लगभग लगभग 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। 2% जो कोयला है ये टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक।
तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें कौन सी हैं? हिमालय वाली चट्टानें टर्शियरी क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। तो हिमालय वाली चट्टानों में 2% का कोयला पाया जाता है। तो इसका मतलब जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी कोयला पाया जाएगा। इसमें भी क्या है, कोयला पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय में जीवाश्म उपस्थित होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनमें क्या है, जीवाश्म उपस्थित होते हैं। ट्रांस हिमालय के नीचे आग्नेय चट्टानें भी मौजूद होती हैं। इनको अभी हम समझ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय के नीचे आग्नेय चट्टानें मौजूद हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में आपको ये समझ में आ गया। निर्माण कैसे हुआ है? दो प्लेटों के बीच टक्कर के कारण 33 आकर के अवसादों का वलन हुआ। आग्नेय चट्टानें मौजूद हैं, क्यों है? क्योंकि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ गति कर रही थी तो वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी, तो इस वजह से वहां पर थोड़ी बहुत ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिली, जो आज भी ट्रांस हिमालय की जो वलित पर्वत है उनके नीचे मौजूद है। ठीक, कौन से काल में हुआ, जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रांस हिमालय में कई सारी छोटी छोटी श्रेणियां आती हैं, पर्वत श्रेणियां आती हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर है लद्दाख है। ठीक, लद्दाख का ही विस्तारित रूप आप चाइना में देखेंगे तो यहाँ पर जो चाइना में लद्दाख पर्वत श्रेणी को क्या नाम दिया गया है? कैलाश पर्वत श्रेणी नाम दिया गया है। ठीक, तो लद्दाख प्लस आप इसको कैलाश पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं, लद्दाख प्लस कैलाश पर्वत श्रेणी। तो इनके नीचे जाएंगे आप, यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। तो कई बार यहाँ पर एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो 3 तो ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, जैसे महाभारत पर्वत श्रेणी दे दिया, ठीक, या पीर पंजाल दे दिया, धौलाधर दे दिया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, कौन सी नहीं है। ठीक, अब ये जो पर्वत श्रेणी है इनको हम एक एक को समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। कल हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय को हम पूरा समझेंगे, उसमें कौन सी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, दर्रे पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। अगर इसके अलावा भी और सारी विशेषताएं हैं तो वो भी हम वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें है, पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की लोकेशन आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ ये जो छोटी पर्वत श्रेणी है इसको हम बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उच्च एशिया का मेरुदंड इसको कहा जाता है। विस्तार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसकी सर्वोच्च चोटी केटू है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पीओके वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? पीओके वाले क्षेत्र में केटू। केटू के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, ये जो पीओके है ये अभी तो इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, लेकिन अभी वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास में है। ठीक है, केटू का ही दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। केटू को ही क्या बोला जाता है? गोडविन ऑस्टिन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गोडविन ऑस्टिन कहाँ पर अवस्थित है या कौन से राज्य में है या कौन से यूटी में है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो केटू की बात कर रहा है। केटू की ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 3-4 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऊंचाई है, इसीलिए हमने बोला है कि इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपको ये याद रखना है कि इसकी विशेषता क्या है, इसको क्या बोला जाता है। तो उच्च एशिया का मेरुदंड इसको कहा जाता है। ये अवस्थिति यानी कि पाया कहाँ पर जाता है, कि विस्तार कौन कौन से यूटी में है, कौन कौन से क्षेत्र में है, ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये सारी बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पर्वत श्रेणी। सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर है लद्दाख। ठीक है, मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लद्दाख।
तो लद्दाख पर्वत श्रेणी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी है। आप देखेंगे ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हम पढ़ेंगे, जिसमें से बीच वाली जो है ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, क्योंकि इसका विस्तार लद्दाख में भी पाया जाता है। ठीक है, पूरे लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसको लद्दाख पर्वत श्रेणी कहा गया है। तो ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही अवस्थित है, इसलिए इसको लद्दाख पर्वत श्रेणी कहा गया। ठीक। चाइना में इसका विस्तार पाया जाता है और चाइना में इसको कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। तो कैलाश रेंज क्या है? लद्दाख रेंज या लद्दाख पर्वत श्रेणी की एक उपशाखा है जो कि तिब्बत या चाइना में पाई जाती है। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक, अगर पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, तीनों का आंसर सेम है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राकापोसी। कौन सी है? राकापोसी चोटी। अब हम इसको इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यह विश्व की सबसे ज्यादा खड़ी ढलान वाली चोटी है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे सभी की चोटी हमको याद रखनी है, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी अलग विशेषता है, जो यूनिक है, उसको हम याद रखेंगे। तो ये लद्दाख श्रेणी की चोटी है, दुनिया की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी की। तो काराकोरम पढ़ लिया, उसके बाद में लद्दाख पढ़ लिया, और नीचे की तरफ अब यहाँ पर आएगी जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक, इसका विस्तार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर यूटी में, लद्दाख यूटी में और हिमाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। सिंधु जो नदी होती है, यहाँ पर देखेंगे मैप में, सिंधु जो नदी है, ठीक है, इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं पहले कि सिंधु नदी निम्नलिखित में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, तो वहां पर 2-2 पर्वतों के नाम दे देगा, जैसे काराकोरम लद्दाख, लद्दाख जास्कर, ठीक है, जास्कर पीर पंजाल या पीर पंजाल धौलाधर। तो इस प्रकार से ऑप्शन वहां पर सेट किए जाते हैं। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। ठीक, जास्कर पर्वत श्रेणी के पैरों में ही, उसके गिरिपाद में ही लेह अवस्थित है। तो लेह शहर कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो जास्कर पर्वत श्रेणियों में, जास्कर के गिरिपादीय क्षेत्र में लेह शहर अवस्थित है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शहर है, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, जास्कर एवं ग्रेट हिमालय के बीच में द्रास और कारगिल क्षेत्र अवस्थित है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, द्रास क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे ठंडा स्थल है। द्रास क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थल है। और कारगिल, कारगिल युद्ध के कारण प्रसिद्ध हुआ है। तो कारगिल जो घाटी है, कारगिल जो क्षेत्र है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि द्रास और कारगिल दोनों ही क्षेत्र कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? तो जास्कर और ग्रेट हिमालय के। ठीक है, तो जास्कर के नीचे से यहाँ पर है ग्रेट हिमालय, जास्कर के नीचे क्या है? ग्रेट हिमालय है, इस प्रकार से ग्रेट हिमालय। तो दोनों के बीच में यहाँ पर है द्रास और कारगिल, दोनों है। ठीक, ये चीजें याद रहेंगे। तो देखिए, काराकोरम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लद्दाख हम पढ़ चुके हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें अपन, और जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर कौन से पाए जाते हैं? तो 4 ग्लेशियरों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, उनके क्रम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 76 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, विश्व का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है फेडचेनको, फेडचेनको ग्लेशियर। ये फेडचेनको ग्लेशियर कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेडचेनको ग्लेशियर है, ताजिकिस्तान में है।
सियाचिन की लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर है सियाचिन, ये वाला जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन। ठीक, उसके बाद आता है हिस्पार। हिस्पार भी आप देखेंगे, हिस्पार की लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर है, सबसे लास्ट में हिस्पार है। ठीक, पश्चिम की तरफ सबसे लास्ट में हिस्पार है, पीओके वाले क्षेत्र में आता है। फिर है बियाफो ग्लेशियर, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बियाफो ग्लेशियर की बात करें तो हिस्पार के पूर्व में अवस्थित है, हिस्पार ग्लेशियर के पूर्व साइड में है। और बाल्तोरा ग्लेशियर, फिर जो बियाफो ग्लेशियर है उसके पूर्व साइड में यहाँ पर है बाल्तोरा ग्लेशियर। और बाल्तोरा ग्लेशियर के पूर्व साइड में यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, अब कुछ घाटियां भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी घाटी में पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये पूछा गया पहले क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में पाया जाता है, तो नुब्रा घाटी में। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में पाया जाता है, नुब्रा घाटी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में कि नुब्रा घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। भारत का जो लद्दाख वाला यूटी है, ठीक है, लद्दाख यूटी है, उसमें पाई जाती है। हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर को हिमानी भी बोलते हैं। तो हिस्पार ग्लेशियर कौन सी घाटी में पाया जाता है, हुंजा घाटी में। और हुंजा घाटी में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हुंजा जनजाति। तो हुंजा जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये ऐसी जनजाति है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा मतलब लंबे टाइम तक जीवित रहने वाली जनजाति है हुंजा जनजाति, जो कि हुंजा घाटी में पाई जाती है। ठीक, हुंजा घाटी पीओके वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बियाफो ग्लेशियर की बात करें तो बियाफो ग्लेशियर सिगार घाटी में अवस्थित है। और सिगार घाटी ये भी क्या कहाँ पर है, पीओके में। हुंजा घाटी भी कहाँ पर है, पीओके में। बाल्तोरा जो ग्लेशियर है, बाल्तोरा ग्लेशियर गिलगित घाटी में पाया जाता है, और ये भी कहाँ पर है, पीओके में। तो नुब्रा घाटी केवल ऐसी है जो भारत में पाई जाती है, इन चारों में। ठीक है, बाकी तीनों कहाँ पर है, पीओके वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ पर हमने भारत के 4 बड़े ग्लेशियर देख लिए, और चारों की घाटियां हमने समझ ली हैं कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी घाटी में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हम पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत हम पढ़ चुके हैं। केटू के बारे में, केटू को क्या कहा जाता है, उसकी ऊंचाई क्या है, बस इतनी ही सारी चीजें याद रखनी है, और पीएचडी हमको नहीं करनी है यहाँ पर। ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय के दर्रों के बारे में, चर्चा कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पिक ऐड की है, जिसमें सबसे ऊपर ये जो रेखा दिखाई गई है, ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी को दिखाती है। किसको दिखाएगी, काराकोरम को। तो इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ पर आप देखेंगे एक दर्रा पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं काराकोरम दर्रा। क्योंकि ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, उसी के नाम पर इस दर्रे को बोला गया काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा वैसे तो पीओके में अवस्थित है। कौन से क्षेत्र में, पीओके में। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में ये अवस्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा है। पीओके में है, इसलिए पीओके में, फिर भी हम इसको बोलेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीओके किसका हिस्सा है, भारत का। ठीक, काराकोरम जो दर्रा है वो पीओके को चाइना से जोड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को चीन से जोड़ता है, चाइना से जोड़ने का ये कार्य करता है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रे के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा, जो कि पीओके में अवस्थित है। उसके नीचे आएंगे आप यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी में। लद्दाख पर्वत श्रेणी में भी एक दर्रा पाया जाता है। ठीक है, यह है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं खारदुंग दर्रा। क्या बोलेंगे, खारदुंग दर्रा। खारदुंग दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में अवस्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही है। ठीक है, खारदुंग दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही है। किससे किसको जोड़ता है, तो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। देखिए नुब्रा घाटी ऊपर की तरफ है, ठीक है, और लेह नीचे की तरफ है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में यहाँ पर नीचे की तरफ है लेह। तो लेह को किससे जोड़ेगा, नुब्रा घाटी को। इस प्रकार से नुब्रा घाटी की तरफ जाने का जो रास्ता आ जाता है वो खारदुंग दर्रे से होकर के जाता है।
तो दर्रों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे दर्रा दे दिया आपको और पूछ लिया कि ये दर्रा कहाँ पर पाया जाता है, तो स्थान से क्वेश्चन बन सकता है। दर्रा दे दिया और पर्वत का नाम पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा कौन से पर्वत में पाया जाता है, तो पर्वतों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर कोई दर्रा पास दे दिया और ये पूछ लेगा कि किस स्थान को किससे जोड़ता है। ठीक है, तो जोड़ने से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो खारदुंग दर्रा लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा पीओके को चाइना से जोड़ता है। अगले दर्रे की बात कर लेते हैं, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक, जास्कर पर्वत श्रेणी में भी एक दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जोजिला। तो जोजिला दर्रा है कहाँ पर? लद्दाख यूटी में है। लद्दाख यूटी में भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, किससे किसको जोड़ता है? अच्छा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में नहीं है, इंडिया वाले क्षेत्र में ही है लद्दाख दर्रा। कहाँ पर है? लद्दाख दर्रा, सॉरी, जोजिला दर्रा लद्दाख वाले क्षेत्र में है और इंडिया वाले क्षेत्र में ही है। अब देखिए, आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम लद्दाख भी बोल रहे हैं और ये साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया वाला क्षेत्र। जैसे आप जम्मू कश्मीर के मैप को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो जम्मू कश्मीर का जब डिवीजन किया गया था तो इस प्रकार से इसको बांटा गया था। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लद्दाख कहलाया, नीचे वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाया। तो जम्मू कश्मीर का भी एक ऐसा हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास में है और लद्दाख का भी एक ऐसा हिस्सा है जो अभी पाकिस्तान के पास में है, और इन दोनों को हिस्सों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लद्दाख का पाकिस्तान वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान वाला हिस्सा। ठीक है, थोड़ा समझ जाना है। तो जोजिला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है, इंडिया में। ठीक, किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कारगिल घाटी से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल घाटी से जोड़ता है और कारगिल घाटी के पास में ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप तो वहां पर लेह अवस्थित है। तो श्रीनगर को लेह से या श्रीनगर को कारगिल घाटी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? जोजिला दर्रा करता है। जोजिला दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ठीक, जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी में एक और दर्रा, यहाँ पर पूर्व की साइड एक और दर्रा दिखाया गया है। ठीक है, उसका नाम है बारालाचा। तो बारालाचा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और थोड़ी देर पहले हमने समझा कि जास्कर जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। जम्मू जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी और हिमाचल प्रदेश, तीनों क्षेत्रों में ये फैली हुई है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि है कौन से राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश वाले राज्य में है। कौन सी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। किससे किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। तो मनाली हिमाचल प्रदेश से आप लेह की तरफ जाएंगे तो बारालाचा दर्रा से होकर के जाना पड़ेगा। ठीक, और जैसे ही हम श्रीनगर से लेह की तरफ जाते हैं या कारगिल की तरफ जाते हैं तो हमको जोजिला दर्रा से होकर के जाना पड़ता है। बारालाचा जो दर्रा है वो लद्दाख पठार को लोहे स्पीति घाटी से भी जोड़ता है। लोहे स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो लोहे स्पीति घाटी से जब ऊपर की तरफ जाएंगे आप लद्दाख पठार की तरफ तो आपको बारालाचा दर्रे से होकर के ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा माइंड में लोकेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। लेह लद्दाख में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो यह आप भी समझ जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश से जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं तो बारालाचा दर्रे से होकर ही हमको जाना पड़ेगा। ठीक, बारालाचा दर्रे के बारे में आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग इस दर्रे से होकर के जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग है जो NH3 कहलाता है, ये कहाँ से होकर के गुजरता है? बारालाचा दर्रा से होकर के गुजरता है। ठीक है, और बारालाचा दर्रे के समीप से, यहाँ पर बारालाचा दर्रा है, इसके समीप से कौन सी नदी निकलती है? तो चेनाब नदी, चंद्र और भागा के रूप में। ठीक है, दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्र एक भागा। दोनों नदियां आगे जाकर के मिल जाती हैं और फिर ये चेनाब कहलाती है। तो जब हम नदियां पढ़ेंगे उस समय हम बारालाचा दर्रे का फिर से जिक्र करेंगे कि चेनाब नदी कहाँ से निकल करके आती है या फिर चंद्र और भागा नदी कौन से दर्रे के पास से निकल करके आती हैं।
तो अभी भी आपको ये ध्यान रखना है, और बाद में फिर से हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे। तो डबल बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा जो चीज़ें वो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है। तो जो हमारी ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख दर्रे आपको ध्यान में रखने हैं: काराकोरम, खारदुंग, जोजिला और बारालाचा दर्रा। दर्रों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्थानों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने उसकी उत्पत्ति देखी कि उत्पत्ति कैसे हुई है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर के कारण। काल देखा, कौन से काल में हुई है, इयोसीन काल में। उसके बाद हमने देखा इसकी पर्वत श्रेणियां देखी कि जो ट्रांस हिमालय है वो 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना होता है, काराकोरम। दूसरी हमने लद्दाख पढ़ी, लद्दाख के बारे में डिटेल से पढ़ा। फिर हमने जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में डिटेल से पढ़ा। हिमानी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। ग्लेशियर के बारे में, ग्लेशियर में 4 ग्लेशियर हमने पढ़े। ठीक है, ये चारों ग्लेशियर कौन कौन सी घाटियों में पाए जाते हैं वो हमने देखा। यहाँ पर दर्रे भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, दर्रों में भी हम 4 दर्रे पढ़े हैं हमने: काराकोरम, खारदुंग और जोजिला दर्रा, फिर बारालाचा दर्रा। तो चारों दर्रे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमानी इंपॉर्टेंट है, पर्वत श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ट्रांस हिमालय के बारे में आज पढ़ने को मिली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेट हिमालय को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।